अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सी सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 प्री बोर्ड को, जो कि F22 असेसमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक तैयार किया गया है। ठीक है, मतलब कि हर चैप्टर की वेटेज और इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखा गया है, जिससे आपको पता है कि जिस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, वही जो है ना प्री बोर्ड में कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट आप जो है ना उस मजीद क्लियर हो जाएं और आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें। सही है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही ना इसमें जो हमारा फेडरल बोर्ड का पेपर है कंप्यूटर साइंस का, टोटल मार्क्स इसके होते हैं 55। ठीक है, सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसके मार्क्स होते हैं 13। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट हम सब्जेक्टिव पार्ट को जो है ना साथ में डिस्कस भी करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन है उसके साथ उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आपने कोशिश करनी होती है कि आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ें, स्टेटमेंट को समझें। ठीक है, जब आप स्टेटमेंट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए आंसर करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और एमसीक्यूज के साथ ये बबल्स का आपके पास ऑप्शन होता है, आपने बबल को फिल करना होता है। सही है, अब जो है वो हम अपने सब्जेक्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है ना फेडरल बोर्ड में हर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एक और ऑप्शन भी होता है। हम उन और को भी डिस्कस करेंगे। और का मतलब ये है कि आपके पास चॉइस होती है हर एक क्वेश्चन में, लेकिन आपने दोनों में से एक को ही करना होता है। ठीक है, इसी तरह से लॉन्ग में भी ऐसा होता है। ओके, सबसे पहले है डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी मशीन लर्निंग टेक्निक है जहां मॉडल को लेबल डेटा दिया जाता है। लेबल डेटा का मतलब है कि हर इनपुट के साथ करेक्ट आउटपुट ऑलरेडी अवेलेबल होती है। मॉडल इसका यूज करके अपना फंक्शन ट्रेन करता है और प्रिडिक्ट करता है आउटपुट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ईमेल्स को स्पैम या जो है ना नॉर्मल कैटेगराइज करे, तो हम पहले एग्जाम्पल ईमेल्स उनके लेबल्स में देंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग जो है ना यूजुअली क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क के लिए यूज होती है। ओके, फिर हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा के साथ कोई लेबल्स नहीं दिए जाते, मॉडल खुद ही पैटर्न्स और सिमिलैरिटीज ढूंढता है और डेटा को ग्रुप्स या क्लस्टर्स में ऑर्गेनाइज करता है। सो ये जब क्लस्टर्स वाली बात आ जाए तो ये मोस्टली इन्हीं टॉपिक में से एमसीक्यूज भी बनते हैं। ठीक है, कि लेबल डेटा किस में यूज होता है, अनलेबल किस में होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कस्टमर्स के शॉपिंग जो हैबिट्स हैं उनको क्लस्टर करना, जहां हमें एग्जैक्ट आउटपुट नहीं पता, इसका यूज मोस्टली क्लस्टरिंग और पैटर्न डिटेक्शन में होता है। ओके, फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में से है ये। Convert to F08 base 16 to octet binary नंबर सिस्टम, जो इससे पहले गेस्ट पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, जिसमें टॉपिक्स मेंशन है, वहां पे भी मैंने बारहा आपको बताया था कि नंबर सिस्टम ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, नंबर सिस्टम शॉर्ट में भी आएगा। ठीक है, और ये नहीं कि सिर्फ इसका एक क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। सो आपने नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपने वो जो एक्टिविटीज हैं, जो टॉपिक समझाए गए हैं, वो आपने डिटेल में अच्छे से समझने, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नंबर सिस्टम को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सही है, फिर हमारे पास है हाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर में से हमेशा क्वेश्चन आता है, की क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना एक ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के बीच में। मतलब अगर आप प्रिंटर, कीबोर्ड या हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो मेक श्योर करता है कि ये डिवाइसेस प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें। अगर ये प्रोसेस प्रॉपर्ली जो है ना मैनेज ना हो तो सिस्टम जो है वो क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, या स्लो हो सकता है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स। यूनिट 2 में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का काम होता है डेटा को ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट।
ओके। अगर हम सपोज करते हैं हम कोई नंबर्स लेते हैं तो हम उनको ना कोई 1 5 2 8 1 वगैरह जो भी नंबर्स हैं हम उन्हें सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अगर वो डिसेंडिंग में है तो। ओके, सर्चिंग एल्गोरिथम्स का काम है डेटा में से स्पेसिफिक एलिमेंट ढूंढना। लीनियर सर्च जैसे एक एक एलिमेंट चेक करता है और बाइनरी सर्च सॉर्टेड डेटा में से मिडिल से डिवाइड करके फास्ट सर्च करता है। ओके, तो सॉर्टिंग सिंपल सी बात है, डेटा को ऑर्डर में लाना और सर्चिंग रिक्वायर्ड आइटम फाइंड करना। ओके, फिर है जी लिस्ट स्टेजेस ऑफ डेटा साइंस लाइफ साइकिल आल्सो एक्सप्लेन मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग स्टेज। स्टेजेस हमारे पास इसके जो है प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेशन, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवेल्युएशन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखिए जो मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग की बात है ना, मॉनिटरिंग स्टेज में, मेंटेनेंस स्टेज में मॉडल डिप्लॉय होने के बाद होती है ये स्टेजेस जो है। ठीक है, यहाँ मॉडल की परफॉर्मेंस रेगुलरली चेक होती है, एरर्स और एक्यूरेसी इश्यूज देखे जाते हैं। अगर मॉडल का आउटपुट सही ना हो या न्यू डेटा जो है ना आता है बार बार, तो मॉडल को अपडेट और इम्प्रूव किया जाता है। मतलब ये स्टेज इंश्योर करती है कि मॉडल हमेशा एफिशिएंट और रिलायबल रहे और बिजनेस या रिसर्च में मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, फिर हमारे पास एक और नंबर सिस्टम से यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, देन आप उसको उसमें रिजल्ट में 1 को ऐड करते थे। 1 कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप बिट को इन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रंट एंड in backend development, also write the scenario where all functionalities are handled by front end। अच्छा, ये क्वेश्चन यूनिट 3 से है और यूनिट 3 जो है ना थ्योरी में बहुत ही कम आएगा, वो प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा जो है ना उसका प्रैक्टिकल पार्ट पीबीए में वो ज्यादा आएगा। ठीक है, 40% पीबीए में है वो। और दूसरी बात ये कि ये जो थ्योरी की क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल चीजें यूनिट 3 में वो ही थ्योरी में पूछी जाएंगी आपके पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, जब हम किसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो 2 मेन पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो यूजर डायरेक्टली देखे और इंटरेक्ट करे, इसमें लेआउट, बटन्स, फॉर्म्स और वीडियोस शामिल होते हैं। फ्रंट एंड में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट विजिट करते हैं ना, तो जो डिजाइन और मेन्यू देखते हैं वो फ्रंट एंड का काम होता है। जैसे अभी अगर आप यहाँ पे मैंने वेबसाइट को ओपन की हो और आपको जो चीजें नजर आएंगी वो फ्रंट एंड होगा उसका। ओके, अच्छा, फिर हम बात करते हैं बैकएंड की। बैकएंड वो पार्ट है जो यूजर से हिडन होता है, कि डेटाबेस, सर्वर, ऑथेंटिकेशन और बिजनेस लॉजिक हैंडल करता है। ठीक है, जब आप लॉग इन करते हैं ना, तो सर्वर चेक करता है यूजर नेम और पासवर्ड, ये बैकएंड का काम होता है। ओके, अच्छा, सिनेरियो हम एक डिस्कस करते हैं। एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड कैलकुलेटर हो जिसमें डेटाबेस या सर्वर की जरूरत नहीं हो, तो सारी फंक्शनैलिटीज फ्रंट एंड में हैंडल होती है। जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल से एग्जांपल है इसकी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक आपने इस क्वेश्चन का आंसर जब जब आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा किसी भी क्लास में आपने जरूर दिया होगा। ठीक है, बट फिर भी कुछ बच्चे हमेशा इसको गलत आंसर लिख के आ जाते हैं। ओके, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूजर के टास्क कंप्लीट करने के लिए होता है, जैसे कि MS वर्ड। ठीक है, वेब ब्राउजर से जो है ना इंटरनेट यूज करना, फोटोशॉप में इमेजेस एडिट करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के दरमियान ब्रिज का काम करता है। और जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स सबसे कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो अगर आप कंसेप्चुअली देखें ना, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका काम करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है कि कंप्यूटर और एप्लीकेशन स्मूथली काम करें। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये टाइम क्रिटिकल टास्क के लिए यूज होता है, मतलब सिस्टम को एग्जैक्ट टाइम में रिस्पॉन्स देना होता है। जैसे मेडिकल डिवाइसेस या एम्बेडेड सिस्टम्स में रिस्पॉन्स फास्ट और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ओके, फिर जो टाइम शेयरिंग है ना, ये मल्टीपल यूजर्स या प्रोसेसेस को CPU जो है ना टाइम शेयर करने के लिए डिजाइन होता है। हर प्रोसेस को स्मॉल स्लाइस मिलता है, जिससे सब प्रोग्राम जो है ना एक साथ रन करते आपको नजर आते हैं। ठीक है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर या मल्टी यूजर सिस्टम। ओके,
कंसेप्चुअल डिफरेंस अगर हम इसका देखें तो RTOS का मेन फोकस टाइमिंग और स्पीड पर है, जबकि टाइम शेयरिंग का फोकस फेयरनेस और मल्टीटास्किंग पर होता है। एप्लीकेशंस इनेबल्ड बाय IoT एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। IoT स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं इंटरनेट से और डेटा एक्सचेंज करते हैं इसमें। इसकी जो एप्लीकेशंस है ना, स्मार्ट होम्स, उसके अलावा जैसे स्मार्ट होम्स में लाइट्स, AC ऑटोमेटिक, उसके अलावा स्मार्ट सिटीज, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, जो ब्लॉकचेन है ना, ये एक सिक्योर और टेम्पर प्रूफ ट्रांजेक्शन्स और रिकॉर्ड्स के लिए यूज होता है। इसकी जो एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी में, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, सप्लाई चेन ट्रैकिंग में, डिजिटल वोटिंग और सिक्योर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए होती हैं। ओके, IoT डेटा कलेक्ट करता है और ब्लॉकचेन उस डेटा को सिक्योर और रिलायबल बनाता है, जिससे स्मार्ट एप्लीकेशंस जो है ना और सेफ सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं। ओके, रोल ऑफ रोबोटिक्स इन AI इन NLP। किसी इससे रिलेटेड और भी आपसे जो AI का रोल है किसी भी फील्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। रोबोटिक्स और AI का कम्बिनेशन आपको पता है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबोट्स को इंटेलिजेंट और ऑटोनोमस बनाने के लिए AI का यूज होता है। AI से रोबोट्स सीखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑब्स्टेकल्स अवॉइड करते हैं और टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बिना हर वक्त ह्यूमन कंट्रोल के। NLP से रोबोट्स ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हैं। मतलब अगर हम रोबोट को वॉइस कमांड देते हैं ना या क्वेश्चन पूछते हैं तो NLP के थ्रू रोबोट समझ कर रिस्पॉन्ड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सीरी, एलेक्सा या हॉस्पिटल में सर्विस रोबोट्स जो पेशेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। ओके, सो बेसिकली AI रोबोट को ब्रेन और डिसीजन मेकिंग देता है और NLP रोबोट को कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन की एबिलिटी देता है। ओके, फिर हम बात करते हैं जी डिफाइन फिशिंग, हाउ डज इट अफेक्ट यूजर्स। फिशिंग होती है जालसाजी। ये एक साइबर अटैक है जहां अटैकर्स फेक ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट सेंड करते हैं और यूजर्स को ट्रिक करते हैं कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या बैंक इंफॉर्मेशन। ये मैसेज अक्सर ट्रस्टेड सोर्सेज जैसे बैंक या ऑनलाइन सर्विसेज से जो है ना लगते हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट होता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस और आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क होता है, अकाउंट्स के एक्सेस लॉस का चांस होता है, प्राइवेसी और ऑनलाइन सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। ओके, उसके अलावा भी अगर आप देखें ना तो आजकल बहुत ही आप लोगों को केयर करनी चाहिए इन चीज़ों की। वैसे भी लोग आपको झांसा देने के लिए आपको ऑफर करेंगे, हम आपको जो है ना, अक्सर आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि भी ऑनलाइन जॉब है, आप हमें इतने जो है वो मनी ट्रांसफर करें, हम आपको वर्कशॉप देंगे, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। फिर जब वो थोड़े से अमाउंट बताते हैं, पहले यूजर सोचता है कि हाँ भाई कोई ऑनलाइन जॉब है, इतने थोड़े से पैसे हैं तो मैं दे लेता हूँ। फिर जब वो दे देते हैं तो ऐसा होता है कि उनको जो है ना माइट भी कुछ वर्कशॉप्स दे दी जाती हूँ ऐसे ही शो करने के लिए कि हम अथेंटिक काम कर रहे हैं। और फिर अक्सर आपको पता है ना, लोगों ने प्रॉपर फेक वेबसाइट्स, फेक यूट्यूब चैनल्स, प्रॉपर चीजें बनाई होती हैं, ठीक है, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। फिर जब ऐसा होता है तो वो नेक्स्ट उनको कहते हैं कि भाई आपको जॉब मिल गई, आप हमें इतना 5000, 10 समटाइम मोर अमाउंट वो उनको कहते हैं कि आप ट्रांसफर कर दें, फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें, जिस बंदे के पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, वो जॉब की तलाश में है, उसके पास कहाँ से आते हैं? वो माइट भी समटाइम कर्ज लेता है, कुछ इस तरह की वो जो है ना बहुत परेशानी का शिकार होकर वो पैसे दे लेता है, ठीक है, उल्टा उसका नुकसान हो जाता है। सो कहने का मकसद ये है कि आपने जो है ना इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से इनका ध्यान रखना होता है कि आप अपना नुकसान तो नहीं करवा रहे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, क्योंकि आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, सबको बताएं फ्रेंड्स में कि कोई भी जॉब जो आपसे 1 रुपया भी मांग रही है, कोई जॉब देने के लिए अगर आपसे कोई 1 रुपया भी मांगता है तो दैट मीन्स कि वो जॉब फेक है, ठीक है। कभी भी आपसे अथेंटिक कंपनी पैसे नहीं मांगेगी जॉब के लिए, ओके, अंटिल अनलेस के वो कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है प्रॉपर चैनल से, ठीक है, वो आपने जो प्रॉपर चैनल के थ्रू आप उसमें अप्लाई करते हैं तो उसकी कोई फी होती है, या फिर अगर आप कहीं बैरूनी मुल्क जा रहे हैं तो उसकी एक जो प्रॉपर फी होती है, बट उसमें भी आपको बड़े सेफली देखना पड़ता है कि क्या आप किसी गलत एजेंट को तो नहीं पैसे दे रहे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम ना एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसीजर है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉलो किया जाता है।
कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम हेल्प करता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करके। जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं ना, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, एक्यूरेसी और लाइबिलिटी जो है ना इंश्योर होती है, एरर्स कम होते हैं, प्रोग्राम्स एफिशिएंट और फास्ट रन होते हैं। ठीक है, और अगर आपको सर्च इंजन में रिजल्ट ढूंढना है, सर्च एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करता है कि कौन सा पेज पहले शो होगा ताकि फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट मिले। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ओवर एन ऑफलाइन वन। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, ऑफलाइन के मुकाबले में। एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, इंस्टॉल करना नहीं पड़ता आपको। फिर डेटा क्लाउड में सेफ रहता है और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, डेटा लॉस का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि गूगल डॉक्स या कैनवा, जहां आप ब्राउजर में लॉग इन करते ही एक्सेस कर सकते हैं और चेंजेस रियल टाइम सेव होते हैं। ओके, पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड एब्स्ट्रैक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, डिकम्पोजिशन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करना, इससे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्लान करना आसान होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स पर फोकस करना और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इग्नोर करना। ये प्रॉब्लम को सिंपल और सोल्यूशन डिजाइन को क्लियर बनाता है। ठीक है, अगर आपको ना ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करनी है तो अलग अलग मॉड्यूल्स, लॉगिन, कार्ड, पेमेंट में प्रॉब्लम डिवाइड करेंगे, आप डिकम्पोज करेंगे यानी उसको, और हर मॉड्यूल के मेन फंक्शंस ही उन पे ही फोकस करेंगे, जो कि एब्स्ट्रैक्शन होती है। ओके, हाउ चूजिंग द राइट रिसर्च मेथड इम्पैक्ट्स डिसीजन मेकिंग। रिसर्च मेथड सेलेक्ट करना डिसीजन मेकिंग में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर डेटा एक्यूरेट और रिलायबल हो तो एनालिसिस और कंक्लूजन करेक्ट और इफेक्टिव होते हैं। अगर मेथड गलत हो तो रिजल्ट मिसलीडिंग हो सकता है। ठीक है, सपोज करते हैं कि अगर कंपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जानना चाहती है, सिर्फ सेल नंबर्स ऑब्जर्व करना सफिशिएंट नहीं है। सर्वे मेथड यूज करना बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा और कंपनी को सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। ओके, अच्छा, फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, मशीन लर्निंग में मॉडल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डेटा एनालिसिस के मॉडल सेलेक्ट करते हैं ना, तो कुछ की फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है या क्लस्टरिंग है, कैसे सॉल्व करनी है। मॉडल की सिलेक्शन प्रॉब्लम की नेचर और डेटा टाइप के हिसाब से होनी चाहिए। साइज और क्वालिटी ऑफ डेटा सेट, लाइक कुछ मॉडल्स लार्ज डेटा सेट में बेटर परफॉर्म करते हैं, कुछ स्मॉल डेटा सेट में। फिर एक्यूरेसी, ट्रेनिंग टाइम, कंप्यूटेशनल कॉस्ट और इंटरप्रेटेबिलिटी को भी ध्यान में आपने रखना होता है। टू स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग एंड हरेसमेंट। देखिए, ऑनलाइन सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यूजर्स को डिजिटल एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर सिखाया जाए, जिसमें हार्मफुल एक्शंस कम होते हैं और रिस्पेक्टफुल जो है ना कम्युनिकेशन प्रमोट होनी चाहिए। फिर यूजर्स अब्यूजिव अकाउंट्स ब्लॉग रिपोर्ट करें। अगर आप जो है ना, जैसे आप पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको कोई इस तरह से जो है ना लाइक कुछ फिशी चीजें लाइक आपको कोई सेंड कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक करें, अकाउंट को रिपोर्ट करें। ठीक है, जैसे अनवांटेड कांटेक्ट और जिससे ना ये चीजें रिड्यूस हो सकती हैं, हरेसमेंट भी। ठीक है, जब सोशल मीडिया एप्स में रोबोट अब्यूज और ब्लॉक फीचर्स हैं तो हम उनका यूज नहीं करते समटाइम। ठीक है, ओके, सिमिलरिटीज बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। अच्छा, न्यू फील्ड्स डेटा और टेक्नोलॉजी के जरिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, इनकी ये सिमिलरिटी है। एल्गोरिथम और स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं प्रेडिक्शन और डिसीजन के लिए। डिफरेंसेस अगर हम देखें तो एआई ब्रॉड फील्ड है, मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाती है। मशीन लर्निंग जो है ना एआई का ही सबसेट है, सिस्टम्स को डेटा से ऑटोमेटिकली लर्न करना सिखाती है। और डेटा साइंस डेटा कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। ओके, तो एआई बेसिकली स्मार्ट सिस्टम्स को क्रिएट करना है, मशीन लर्निंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स बिल्ड करना, और डेटा साइंस डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग करना। ओके, define NLP in context of predictive text on Google search। प्रेडिक्टिव टेक्स्ट क्या होता है? जब आप यहाँ सर्च बार में कहीं गूगल में अगर आप लिखते हैं ना कि जैसे कंप्यूटर क्लास 10,
तो नीचे आप देखते होंगे कि आपको सजेशंस मिलने लगती हैं, एजेके बोर्ड, फेडरल बोर्ड, एनबीएफ, कुछ इस तरह से आपको पीडीएफ सजेशंस मिलने लगती हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई की वो ब्रांच है जो हम ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और प्रोसेस करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर आप गूगल सर्च में टाइप करें वेदर इन, तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सिटी नेम सजेस्ट करता है। ये एनएलपी लैंग्वेज पैटर्न और प्रीवियस सर्चेस एनालाइज करती है। ठीक है, एनएलपी मशीन्स को लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन की एबिलिटी देती है, जिससे टाइपिंग फास्ट और एक्यूरेट सजेशंस मिलती हैं आपको। ओके, फिर है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एआई सिस्टम डिजाइनर्स। एआई सिस्टम डिजाइनर्स का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि सिस्टम सेफ, एफिशिएंट और एथिकल हो, सिस्टम परफॉर्म करे एज इंटेंडेड और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। डेटा का केयरफुल हैंडलिंग होनी चाहिए। ठीक है, बायस अवॉइड करना, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना, सिस्टम टेस्ट, मॉनिटर, अपडेट करना ताकि मिसयूज या एरर्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोनोमस व्हीकल्स में एआई डिजाइनर्स को इंश्योर करना चाहिए कि सिस्टम सेफ ड्राइविंग और ह्यूमन सेफ्टी मेंटेन करे। ओके, हाउ टेक्नोलॉजी एडिक्शन कैन लेड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। देखिए, जो एक्सेसिव यूज है ना किसी भी चीज का, वो बुरा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन और फिजिकल एक्टिविटी कम कर देती है। इससे आइसोलेशन, लॉनलीनेस और स्ट्रेस बढ़ता है। कांस्टेंट नोटिफिकेशन, कंपैरिजंस और ऑनलाइन प्रेशर से एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ओवर टाइम ये इम्बैलेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइफ में डिप्रेशन और इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो फेडरल बोर्ड के असेसमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट आपने इन पे कम्प्लीटली रिलाई कभी भी नहीं करना। ओके, कम्प्लीटली रिलाई आपने इसलिए नहीं करना कि जरूरी नहीं है कि यही आएगा, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले हाउ आईओटी एंड ब्लॉकचेन वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। देखिए, आज के मॉडर्न जो डिजिटल सिस्टम है ना, आईओटी और ब्लॉकचेन का ही, इसमें अगर इनका कॉम्बिनेशन है तो आईओटी डिवाइसेस जैसे स्मार्ट होम सेंसर्स, हेल्थ ट्रैकर्स और इंडस्ट्रियल सेंसर्स डेटा कलेक्ट करते हैं और इंटरनेट पर शेयर करते हैं। लेकिन ये डिवाइसेस साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल होती हैं। यहाँ ब्लॉकचेन का रोल बहुत क्रूशियल है। ब्लॉकचेन एक सिक्योर, डिसेंट्रलाइज्ड और टेम्पर प्रूफ सिस्टम प्रोवाइड करता है, जहां आईओटी का डेटा जो है ना सेफ स्टोर होता है। जब आईओटी और ब्लॉकचेन कंबाइन होती हैं तो हमारे आईओटी डिवाइसेस का डेटा ट्रस्टवर्दी और हैक प्रूफ बन जाता है। ओके, 5 सिचुएशंस हैं यहाँ पे: सिक्योर डेटा स्टोरेज, डिवाइस ऑथेंटिकेशन, डेटा ट्रेसेबिलिटी, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हर कंप्यूटर का हार्ट और ब्रेन है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक वाइटल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये यूजर और एप्लीकेशन के लिए ब्रिज का काम करता है, जिससे सिस्टम बहुत ही स्मूथली काम करे। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन करना बिना इंटरफेयर किए, यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, फंक्शंस जो इसके हैं, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक यूजर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे 2 को डिस्कस करें। फाइल मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करता है और डेटा का स्टोरेज, रिट्रीवल और अपडेट कंट्रोल करता है। यूजर इजीली फाइल्स क्रिएट, मूव, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप विंडोज में फोल्डर क्रिएट करते हैं और फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि डेटा करेक्टली और एफिशिएंटली मैनेज हो। फिर मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी का हर बाइट ट्रैक करता है। जब प्रोग्राम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड मेमोरी एलोकेट करता है और इंश्योर करता है कि एक प्रोग्राम दूसरे के डेटा को ओवरराइट ना करे। जब प्रोग्राम का काम कंप्लीट हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी फ्री कर देता है ताकि दूसरे प्रोग्राम्स जो है ना यूज कर सकें। अगर आप साइमल्टेनियसली ब्राउजर, म्यूजिक प्लेयर और वर्ड ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि हर प्रोग्राम स्मूथली और एफिशिएंटली रन हो बिना सिस्टम क्रैश के। ओके, यूज ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम इन कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड बाइनरी सर्च।
I guess we have already discussed this in sorting and searching algorithms in short answer questions. यहाँ पे मैं इसको shortly explain करूँगी. अच्छा, सर्चिंग एल्गोरिथम का जो मेन पर्पस है कंप्यूटर एफिशिएंटली किसी डेटा सेट में स्पेसिफिक आइटम या वैल्यू लोकेट कर सके. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर में एक स्टूडेंट का जो है ना देखते होंगे कि टीचर ढूंढ रहा है, या फोन कॉन्टेक्ट्स में अगर आप खुद देखते होंगे एक नंबर आप सर्च करते हैं विदाउट इतने सारे कॉन्टेक्ट्स में से. ठीक है, विदाउट सर्चिंग एल्गोरिथम ना कंप्यूटर को मैनुअली पूरा डेटा चेक करना पड़ता, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और इनएफिशिएंट होता है. लीनियर सर्च हर एलिमेंट को एक एक करके चेक करता है जब तक रिक्वायर्ड आइटम ना मिले. ठीक है, इसका जो एडवांटेज है सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों टाइप्स के लिए के डेटा पे काम करता है ये, और डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज डेटा सेट में ये बहुत स्लो हो जाता है. ठीक है, बाइनरी सर्च ये एल्गोरिथम सॉर्टेड डेटा में काम करता है. लिस्ट को रिपीटेडली 2 हॉप्स में डिवाइड करके मिडिल एलिमेंट चेक करता है टारगेट फाइंड करने के लिए. लीनियर सर्च से ये बहुत फास्ट है और डेटा सॉर्टेड होना चाहिए. ओके, अगर आप 1000 स्टूडेंट्स के नाम में से एक नाम ढूंढ रहे हैं तो लीनियर सर्च में 1000 चेक्स लग सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च में सिर्फ अराउंड 10 कंपैरिजन लगते हैं अगर लिस्ट सॉर्टेड हो तो. ओके, 5 इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू कम्बैट ऑनलाइन हेट स्पीच. आज का जो डिजिटल एरा है ना, इसमें ऑनलाइन हेट स्पीच बहुत कॉमन और हार्मफुल है. ये मेंटल हेल्थ, सोशल हार्मनी और डिजिटल एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. इसके लिए एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है. ठीक है, यूजर्स को रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर और हेट स्पीच के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. इसमें ना स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सोशल मीडिया कैंपेन्स में वर्कशॉप्स कंडक्ट करें अगर, तो बहुत इम्पैक्टफुल होगा वो. रिपोर्टिंग टूल्स होने चाहिए. ठीक है, जैसे कि जो है ना प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग फीचर्स होने चाहिए जैसे यूजर्स ऑफेंसिव कंटेंट को रिपोर्ट कर सकें. ओके, कंटेंट मॉडरेशन होनी चाहिए. एआई और ह्यूमन मॉडरेटर्स का यूज करके हेट स्पीच डिटेक्ट और रिमूव करना जरूरी है. स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए. ओके, और पॉजिटिव एंगेजमेंट को एनकरेज किया जाए. फिर है जी कैटेगराइजेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड PHP इनटू फ्रंट एंड बैक एंड. ये भी यूनिट 3 से क्वेश्चन है और ये थ्योरी का पार्ट ही आया हुआ है. ठीक है, वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड 2 बेसिक डिवीजन हैं. फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर डायरेक्टली देखता है, इंटरेक्ट करता है, और बैक एंड वो होता है जो सर्वर, डेटाबेस और एप्लीकेशन लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, जो यूजर के लिए इनविजिबल होता है. HTML जो है ना, ये वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिससे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, बटन्स, फॉर्म्स ये सब HTML के थ्रू विजिबल होता है. CSS जो है ये फ्रंट एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट, स्पेसिंग के लिए है. और जावास्क्रिप्ट जो है ये वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाती है. फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशंस, डायनेमिक कंटेंट सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है. ठीक है, पाइथन की अगर हम बात करें तो ये बैकएंड मेनली सर्वर साइड काम करती है, डेटा प्रोसेस करने में, डेटाबेसेस को हैंडल करने में और एप्लीकेशन लॉजिक रन करने में. PHP भी बैकएंड में लाइक डायनेमिक वेब पेजेस जनरेट करती है और डेटाबेस इंटरेक्शंस मैनेज करती है. सर्वर साइड टास्क और बिजनेस लॉजिक PHP हैंडल करती है. ओके, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जो है ना यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, जबकि बैक एंड लैंग्वेजेस मैनेज करती हैं सर्वर, डेटाबेस और लॉजिक को. ओके, अच्छा, 5 कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी विद एग्जांपल्स. ओके, डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि आप मॉडर्न डिजिटल टूल्स और एनवायरनमेंट्स में इफेक्टिवली और सेफली जो है ना फंक्शन कर सकें. ये स्किल्स हर स्टूडेंट के लिए, हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही जरूरी हैं. ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी को देखते हैं. डिजिटल इंफॉर्मेशन ढूंढना और इवैल्यूएट करना, जैसे गूगल पे रिलायबल आर्टिकल सर्च करना और उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि ये आप फेक तो नहीं शेयर कर रहे. ओके, फिर मीडिया लिटरेसी, डिजिटल मीडिया कंटेंट और उसके इन्फ्लुएंस को समझना, सोशल मीडिया में फेक न्यूज आइडेंटिफाई करना और रियल सोर्सेज पे जो है ना रिलाई करना. फिर कम्युनिकेशन लिटरेसी होती है, डिजिटल टूल्स यूज करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना. ठीक है, टेक्नोलॉजी लिटरेसी होती है, डिजिटल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूज. ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बजट शीट या ग्राफ्स क्रिएट करना. ठीक है, सिक्योरिटी लिटरेसी होती है, ऑनलाइन सेफ्टी और पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करना.
जैसे इसमें आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हैं, जिसमें आपका जो पासवर्ड भी होगा आपकी फिर फिंगरप्रिंट भी लगता है। ओके, मोस्टली मोबाइल बैंकिंग एप्स में आपने देखा होगा OTP। अच्छा, फिर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन यूजेस एंड बेनिफिट्स। डेटा विजुअलाइजेशन का मेन पर्पस ये है कि कम्प्लेक्स डेटा को इजीली समझा जा सके और डिसीजंस फास्ट और एक्यूरेट लिए जा सके। अगर रॉ डेटा में बहुत नंबर्स या वैल्यूज हों तो ट्रेंड्स और पैटर्न समझना मुश्किल होता है। यहाँ विजुअलाइजेशन हेल्प करती है और डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करती है। बार चार्ट कैटेगरीज के बीच में ना वैल्यूज कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मंथली सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंपेयर करनी है तो बार चार्ट इजीली दिखाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुआ। फिर लाइन चार्ट टाइम के साथ ट्रेंड शो करने के लिए यूज होता है। डेटा पॉइंट्स को लाइन में से कनेक्ट करके चेंजेस और पैटर्न्स दिखाए जाते हैं। ओके, यूजेस कम्प्लेक्स डेटा को क्विकली मैनेज करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है, एनालिसिस एक्सपोर्ट करना फॉर बिजनेस एंड रिसर्च, पैटर्न्स और आउटलेयर्स डिटेक्ट करना, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन जो है ना डिसीजन मेकिंग को फास्ट इजी बनाती है। बिजनेस और रिसर्च में ये टूल बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, क्योंकि आप नंबर्स और ग्राफ से एक्शनेबल जो है ना इंफॉर्मेशन निकालते हैं। बिजनेस पिचिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल पिच। बिजनेस पिच का मतलब है अपने बिजनेस आइडिया को इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करना ताकि आप फंडिंग, सपोर्ट या पार्टनरशिप हासिल कर सकें। पिच में ये दिखाना होता है कि आपका आइडिया वर्नेबल या फिजिबल है और मार्केट में सक्सीड कर सकता है, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्लियर और कंसाइज तरीके से बताएं कि आपका बिजनेस कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिर सोल्यूशन, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सप्लेन करें और दिखाएं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मार्केट अपॉर्चुनिटी में पोटेंशियल कस्टमर्स, मार्केट का साइज और डिमांड को हाईलाइट करें। इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि मार्केट में ग्रोथ और स्कोप कितना है। फिर बिजनेस मॉडल, ये एक्सप्लेन करें कि आपका बिजनेस कैसे प्रॉफिट जनरेट करेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कॉस्ट स्ट्रक्चर। ओके, टीम एंड एग्जीक्यूशन प्लान, अपनी टीम इंट्रोड्यूस करें और इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिखाएं कि कैसे आप आइडिया को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अगर आप ना इको फ्रेंडली रीयूजेबल बोतल स्टार्टअप पिच कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम बताएंगे कि प्लास्टिक पोल्यूशन है, सोल्यूशन शो करेंगे इको बोतल है, मार्केट अपॉर्चुनिटी आप डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स में, ऑफिस में, जिम्स के लिए ये बेस्ट है। फिर आप कोई बिजनेस मॉडल बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन और सेल्स और टीम प्लस एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। तो सक्सेसफुल बिजनेस पिच में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और लॉजिक बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम, सोल्यूशन और बिजनेस पोटेंशियल क्लियर देखना चाहते हैं। ओके, सो ये था हमारा क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का प्री बोर्ड का पेपर, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में होपफुली बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, और कितना % पेपर जो है वो गेस्ट पेपर और प्री बोर्ड के पेपर से आपको आया। ओके, सो बहुत अच्छे से आपने तैयारी करनी है। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।